हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो स्टडी करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये एक साइंटिस्ट थे, एंटोनियो लैवोसियर नाम था उनका। उन्होंने दिया था 1789 में। अब ये लॉ का क्या कहना था कि जो हमारा रिएक्टेंट का मास होता है, टोटल मास, ये जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। ठीक है, ये है कि आपका अगर रिएक्टेंट मान के चलिए आपने 1 किलो का रिएक्टेंट लिया किसी भी फॉर्म में, जब वो रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, आपका जो मास है वो पूरा का पूरा कंजर्व रहेगा। ये लॉ का कहना था। जो इसकी स्टेटमेंट थी, तो ये लॉ कहता था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो इंक्रीज or decrease in the total mass of matter during a physical or chemical change। जब भी उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगा, फिजिकल या केमिकल चेंज से मतलब है मेरा कि अगर तो वो एक फॉर्म से, एक फिजिकल फॉर्म से दूसरी फिजिकल फॉर्म में जाता है तब भी, और जब वो एक फॉर्म मतलब एक चीज़ है और केमिकली वो दूसरी स्पीसीज बन गया तो तब भी उसके मास जो है वो पूरा का पूरा कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज हमें देखने। अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि ये जो मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ये क्रिएट हो सकता है और ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना है वो उतना का उतना ही रहेगा, ना वो ख़त्म हो सकता है और ना वो बनाया जा सकता है। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है 2 kg है, तो वो ना अगर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ ना इसको मैं कम कर सकता हूँ, तो उसका मतलब रिएक्शन जब पूरी प्रोसीड हो जाएगी तो उसके बाद भी तो वो 2 kg रहना चाहिए। ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, जो कि स्टेटमेंट हमें दी थी एंटोनियो लैवोसियर ने। ठीक है, अब उसकी एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन थी वो कैसे हुई, उसने 2 तरीके से किया। एक उसने फिज़िकल चेंज नोटिस किया, जो उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी उसने 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स लिए। ठीक है, सबसे पहले जब फिज़िकल चेंज किया तो फिज़िकल चेंज में उसने क्या देखा कि वाटर को लिया। ठीक है, वाटर की उसने सॉलिड स्टेट ली, और वाटर की जो सॉलिड स्टेट होती है आपको पता है क्या होती है? वाटर की सॉलिड स्टेट होती है आइस। ठीक है, तो आइस को लिया उसने, और आइस को जब पहले वे कर लिया, उसको एक ट्यूब में डाला, आइस को उसने डाला एक ट्यूब में और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, कॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसको पूरा जब कॉक्ड कर दिया उसने, तो देन उसने क्या किया, उसका वेट किया पूरा कि वेट कितना होगा। वेट करने के बाद उसने देखा जब उसको उसकी फॉर्म चेंज हो गई, मतलब उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे उसने हीट किया देन उसके बाद उसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका, हीट करने के बाद वो बन गया लिक्विड, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ गया। जैसे लिक्विड फॉर्म में आया तो अगेन उसका अगेन वेट किया उसने, अगेन वेज। जब दूसरी बार भी उसका वेट किया तो उसने देखा कि जब वो सॉलिड फॉर्म में था और जब वो लिक्विड फॉर्म में था, दोनों टाइम जो वेट था वो वैसा का वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। दैट इज़ नो चेंज। तो इससे उसने क्या, अपना जो लॉ दिया हुआ था उसका उसने एक एक्सपेरिमेंटल जो उसकी वैलिडेशन थी वो उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई कोई चेंज नहीं आता। अब केमिकल भी बोला था उसने कि केमिकली भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो केमिकली भी प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए लैंडोल्ट नाम से। तो लैंडोल्ट ने क्या किया, उसने एक ट्यूब ली। ठीक है, जो इसकी है केमिकल चेंज को नोट करने के लिए।
ठीक है, अब देखिए ये उसने क्या किया कि एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ। ठीक है, केमिकल चेंज को नोट करने के लिए उसने क्या किया, 2 ट्यूब्स ली जो कि बीच सेंटर से जॉइन थी। ठीक है, 2 ट्यूब्स जो सेंटर से जॉइन थी और दोनों के उसने लगा दिए ढक्कन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉक। ठीक है, एक साइड उसने डाला सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन NaCl का और दूसरी ट्यूब में डाला उसने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, बाद में क्या किया उसने कि जैसे ये ट्यूब को पकड़ा और वेट कर दिया, वे किया, उसका जितना भी वेट आया होगा, मान के चलिए कि उसका 100 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया कि ये जो आपकी पूरी की पूरी ट्यूब थी, इस ट्यूब को उसने क्या किया, टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा। टेढ़ा इस हिसाब से किया कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड इस साइड आ जाए, मतलब उसने सेंटर से पकड़ा और उसको पूरा घुमा दिया। यहाँ सेंटर से पकड़ के इसको घुमा दिया, जैसे उसने घुमाया यहाँ का सोडियम क्लोराइड सारा उस साइड आ गया। अब ये जो सोडियम क्लोराइड उस साइड आया तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो गई। अब देखिए रिएक्शन क्या हुई हमारी, सोडियम क्लोराइड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन हुई तो उसने क्या, उसे मिला क्या, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन था, ये हमें पता कैसे चला कि सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसके वाइट कलर के PPTs बने, वाइट PPTs। ठीक है, उसने जैसे ही टेढ़ा किया, ये जो सारा का सारा सॉल्यूशन था इसके वाइट PPTs बन गए और जैसे ही वाइट PPT बने हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो बन गया है। फिर उसने अगेन वे किया, अगेन उसने क्या किया, वे किया, अगेन वे किया तो वेट उसने देखा कि जितना पहले था, ठीक है, जितना वेट रिएक्टेंट का था, वेट ऑफ रिएक्टेंट जो था वही वेट ऑफ प्रोडक्ट निकला। ठीक है, जो वेट रिएक्टेंट का था वही वेट प्रोडक्ट का निकला। इसे क्या वेरीफाई हुआ कि ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये एक वैलिड लॉ है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आती गई और टाइप की हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थी इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जब हम एक रिएक्शन करवाते थे तो मान के चलिए एक रिएक्टेंट का कोई वेट होगा, मान लीजिए इसका X ग्राम वेट है। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बना तो हमें जो वेट मिला वो X से कम था। ठीक है, लेस देन X, कोई भी ऐसी वैल्यू हमारी, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि X से कम हो। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट है वो सेम होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसे हमें देखने को नहीं मिल रहा था। न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारा जो प्रोडक्ट का वेट था वो क्या था, प्रोडक्ट का वेट था वो रिएक्टेंट से कम था। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो आपका मास होता है, ये जो आपका मास है, कुछ मास जो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। ठीक है, तभी तो जो रिएक्टेंट का वेट था वो क्या बन गया एक्चुअल में, प्रोडक्ट का वेट प्लस जो एनर्जी वहाँ पे लॉस्ट हुई। ठीक है, लॉस्ट हुई है, किसी भी काम में यूज़ हुई होगी। तो उसने एक अपनी बड़ी फेमस इक्वेशन दी E=mc²। अब आइंस्टाइन ने बोल दिया कि मास और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टिबल चीज़ें हैं, एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तभी जो हमारा प्रोडक्ट का जो वेट कम आया था उसका रीज़न ये था कि रिएक्टेंट का जो कुछ मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपका रिएक्टेंट का मास था, कुछ प्रोडक्ट बन गया और कुछ जो उसका पार्ट था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको सारा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि जितना वेट रिएक्टेंट का होगा मास,
जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। देयर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ मैटर। आपके मैटर का जो भी मास होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसने ये भी कहा था कि मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान के चलिए आपका 2 kg का अगर रिएक्टेंट है वेट, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका वेट भी 2 kg होगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसने एक फिजिकल वे में किया और एक उसने केमिकल वे में किया। एक्चुअली वो केमिकल में नहीं कर पाया, उसने फिजिकल में ही किया। तो फिजिकल जब चेंज हुआ किसी भी पार्टिकल का, मान के चलिए आप वाटर का, तो वाटर ने जब उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, वाटर जब सॉलिड फॉर्म में था उसको जब उसने लिक्विड फॉर्म में लाया, तो पहले उसने सॉलिड वाटर जो कि आइस होती है उसे एक ट्यूब में बंद किया और ऊपर से ढक्कन लगा के उसने वेट किया, जितना भी वेट आया फिर उसने उसको नोट कर लिया। देन उसके बाद हीट करने के बाद जब पानी लिक्विड फॉर्म में आ गया उसको अगेन उसने वेट किया। तब उसने क्या नोट किया कि जो सॉलिड का वेट था, सॉलिड का जो वेट था वही लिक्विड के वेट के बराबर था और वेट में कोई भी चेंज नहीं था। तो इससे उसने अपने जो लॉ दिया हुआ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंटली भी मैंने इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट एक जब केमिकल चेंज को नोटिस करने की बारी आई तो एक साइंटिस्ट थे लैंडोल्ट, मैंने उनका नाम शायद नहीं लिखा, LANDOLTS, लैंडोल्स, ठीक है। और उसी के नाम पे जो उन्होंने ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, इस ट्यूब को भी लैंडोल्स ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। 2 ट्यूब्स आपस में ज्वाइन होती हैं। मैं इसका भी देखिए, एक ट्यूब ये थी और एक ट्यूब ये थी। दोनों ट्यूब्स जो हैं बीच में एक में डाल दिया सोडियम क्लोराइड और एक में सिल्वर नाइट्रेट। दोनों को ऊपर से ढक्कन बंद करके वेट किया उसका। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको टेढ़ा किया, ट्यूब को टेढ़ा किया सो दैट कि एक साइड से वो दूसरी साइड जा सके, एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में मिक्स हो सके। जैसे ही उसने टेढ़ा करके एक सोल्यूशन दूसरे में मिक्स हुआ तो हमें क्या पता चला कि वाइट कलर के पीपीटीज मिल रहे हैं, और वाइट कलर के पीपीटीज मिलते ही हमें पता चल गया कि इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो बन चुका है। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका तो हमें पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर से वे किया, जब हमारे वाइट पीपीटी बन गए अगेन उसने वे किया तो उसने क्या पाया कि वेट ऑफ रिएक्टेंट जो था वो वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर था। तो उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे जैसे साइंस आगे चलती गई हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हुए। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि उसमें कुछ एरर आ रहा था। हम जब देख रहे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को अलग अलग वे कर रहे थे तो हमारा जो प्रोडक्ट का मास था वो थोड़ा कम आ रहा था। तो फिर उसके बाद ये जवाब तो नहीं दे पाया ला, तो आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो आपका मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो एनर्जी और मास है ये दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। अब ये चीज़ प्रूव करने के बाद क्या हुआ कि जो एक्चुअल में हमारा पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, अब वो क्या बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये जो भी शॉर्टकमिंग्स आ रही थी न्यूक्लियर रिएक्शंस में, आइंस्टाइन ने उसको मॉडिफाई करके उसको बना दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि जो हमारा मास था वो कुछ मास जो हमारे रिएक्टेंट का था वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा था। तो हमारा जो नया लॉ बना वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।